हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीटीपी के कुछ पीवाईक्यू जो कि सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से समझ कर लिया तो सीटेट के लिए आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम क्या होता है? हमारा जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2005 जो अभी चल रहा है हमारा, वो किसको फॉलो करता है? वो फॉलो करता है कंस्ट्रक्टिविस्ट को। और कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? कंस्ट्रक्टिविस्ट है पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग। और इन तीनों का क्या मानना है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। क्या मानना है? कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट, क्योंकि इसमें माना गया कि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जिसमें पियाजे कहते हैं कि बच्चे नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे नॉलेज को टीचर के हेल्प से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये अंतर है। ऑप्शन में अगर पियाजे और वाइगोत्स्की का अंतर आए तो ये अंतर आपको याद रखना है कि पियाजे कहते हैं कि बच्चा नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा नॉलेज को टीचर के हेल्प से या पीयर के हेल्प से या किसी के हेल्प से ज़्यादा सीखता है बच्चा। ठीक है, तो अब इसमें कह क्या रहा है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मतलब ऐसा क्लासरूम जिसमें बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, वो किस पर ज़्यादा जोर देता है। ठीक है, तो पहले ऑप्शंस को समझेंगे। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो रिजल्ट के लिए होता है। समेटिव असेसमेंट जो होता है वो रिजल्ट के लिए होता है, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम, फाइनल एग्जाम, जिसमें कि रिजल्ट हमारे हाथ में आता है। ठीक है, तो समेटिव असेसमेंट ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है। स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट ये क्या होता है? जिसके लिए कि हर किसी के लिए एक तरह का क्वेश्चन हो, जैसे कि ये सीटेट क्या है? पूरे इंडिया में जितने भी लोग सीटेट में बैठते हैं सबके लिए एक ही तरह का क्वेश्चन सेट किया जाता है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट। इस तरह के एग्जाम को, इस तरह के असेसमेंट को जो हर किसी के लिए, जिसमें एक तरह के क्वेश्चन, उसका सेट करने वाले क्वेश्चंस को जो सेट करते हैं उसकी एक अलग कमिटी होती है जो सेट करते हैं। ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी या बच्चे के नॉलेज के आधार पर सेट किया जाएगा कि बच्चे का हमको क्या नॉलेज है उस आधार पर क्वेश्चन सेट होगा। नहीं, हर किसी के लिए एक क्वेश्चन सेट होगा। ठीक है, उसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट। सिंगुलर असेसमेंट जैसा कोई असेसमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट को ड्यूरिंग बोलते हैं। ड्यूरिंग क्लासरूम। जैसे कि अब हम क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते अब हम देखेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा, कहाँ तक सीखा। जैसे टीचर कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, बीच बीच में वो जो पढ़ाया उससे वो पूछ रहा है कि कहाँ तक सीखा, तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब कुछ मुझे पढ़ाना है या आपको कुछ पढ़ाना है तो आप पहले देखेंगे कि बच्चे को पहले उस चीज़ को पढ़ाने के पहले देखेंगे कि बच्चा कहाँ तक जान रहा है। आप उसका प्रीवियस नॉलेज जानेंगे तभी तो आगे का नॉलेज बताएंगे ना। तो वो प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए जो आप उससे क्वेश्चन करते हैं, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन पर्पस होता है ये जानना कि बच्चे में कहाँ कमी है। अगर आप जानेंगे कि बच्चे में कहाँ कमी है तभी तो आगे का प्लान करेंगे ना कि अच्छा इस बच्चे में यहाँ पर कमी है तो अब इसके लिए हमें ये प्लान करना है। इसी को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम सबसे ज़्यादा किस पर जोर देता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट पर। ठीक है, अगर किसी को हिंदी में क्वेश्चन देखना है तो वो यहाँ से समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी के जो वर्ड हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब ये है प्राइवेट स्पीच क्या होता है? प्राइवेट स्पीच की बात की है वाइगोत्स्की ने। ठीक है, वाइगोत्स्की ने प्राइवेट, जिस स्पीच को वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है उसी स्पीच को
पियाजे ने क्या कहा, इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक प्राइवेट स्पीच क्या होता है, जब बच्चा खुद से बात करता है। जैसे कि अगर उसे खिलौना उसका नहीं मिल रहा है, अरे यार मेरा खिलौना कहाँ होगा, जरूर कहीं किसी ने छुपा दिया है, कहीं टेबल के नीचे तो नहीं, मैं देख के आता हूँ, मैं ढूंढ के आता हूँ, मेरा बॉल कहीं छत पर तो नहीं है। इस तरह की बातें जब वो करता है तो उसी को कहते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच मतलब बच्चा खुद से बात करता है। तो प्राइवेट स्पीच इन बायगोस्की थ्योरी, बायगोस्की के थ्योरी में प्राइवेट स्पीच क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इज इंडिकेटिव ऑफ चिल्ड्रंस इगोसेंट्रिज्म जो है ये पियाजे ने कहा है, पियाजे, ठीक है, पियाजे कहते हैं इगोसेंट्रिज्म की बात पियाजे करते हैं। हिंडर्स चिल्ड्रंस एक्शन एंड बिहेवियर, हिंडर्स मतलब होता है बाधक, कि चिल्ड्रन के एक्शन और बिहेवियर में ये बाधक का काम करता है। नहीं, ये बाधक का काम क्यों करेगा, बच्चा तो इससे खुद को रेगुलेट करता है ना। बच्चा अपने आप को बताता है, अरे चलो छत पर चलते हैं, चलो मैं वहां जाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। वो अपने आप को कहता है आज मैं जाता हूँ, आज मम्मी से मैं ये बात करूंगा, अपने आप से कह रहा है, अपने आप से बोल बोल के बातें कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, खुद को रेगुलेट कर रहा है। अगर वो बच्चा खुद से अपने आप से बोल बोल के बात कर रहा है तो क्या कर रहा है, खुद को रेगुलेट कर रहा है ना। helps children to regulate their behavior while doing complex task। जब वो किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को कर रहा है तो वो अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, इसी को कहते हैं बायगोस्की का प्राइवेट स्पीच, ठीक है। इज एन इंडिकेशन दैट कॉग्निशन इज, ये तो बहुत ही बेकार ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dolls and pink dresses are usually associated with girls, while cars and blue dresses are usually associated with boys. This is a demonstration of। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉल जो है वो लड़कियों के खेलने की चीज है, और पिंक कलर का जो ड्रेस है वो लड़कियों के लिए होता है, ठीक है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। और ब्लू कलर जो है वो लड़कों का है। तो ये सारी चीजें जो लोग कहते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। इसको क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं, स्टीरियोटाइप। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। स्टीरियोटाइप क्या होता है समझते हैं। जैसे कि स्टीरियोटाइप मतलब बहुत समय से चला आ रहा है और लोगों ने उसको सच मान लिया है, जबकि वो सच है नहीं, बस इसलिए सच मान लिया है क्योंकि बहुत दिनों से वो चला आ रहा है। जैसे कि लोगों का कहना है कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, ठीक है, मैथ पढ़ना लड़कों का काम है, हवाई जहाज चलाना लड़कियों का काम नहीं है, लड़कों का काम है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें स्टीरियोटाइप है। क्यों, लड़कियों का काम और लड़कों का काम, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी काम कोई भी कर सकता है। लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कि बाहर जाकर जॉब करना तो लड़कों का काम है, ये एक स्टीरियोटाइप है। खाना बनाना लड़कियों का काम है, ये जो कहते हैं ना ये एक स्टीरियोटाइप है। मतलब जो लोग सोचते हैं कि ऐसा है, पर ऐसा है नहीं वास्तव में, कुछ लोगों ने उसे मान लिया है। अब लोगों ने मान लिया है कि अगर गुलाबी कपड़ा है, पिंक कलर है, तो वो लड़कियों का ही कलर है। ऐसा कुछ है नहीं, गुलाबी पिंक कलर में ऐसा कुछ लिखा नहीं कि उसे सिर्फ लड़कियां पहनेंगी, लेकिन लोगों ने इसे मान लिया, इसलिए मान लिया कि बहुत दिनों से ये चला आ रहा है। इसी को कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, जो कि एक बहुत ही बेकार चीज है। आदमी को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा यही सोचना चाहिए कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर कोई हर काम कर सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, कि ये चीज लड़कियों के लिए है और ये चीज लड़कों के लिए है, ऐसा जो सोचते हैं उसको कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। अब है एजुकेशन फेल्स द चाइल्ड व्हेन चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन मोर और लेस द सेम वे एज इट वाज रिसीव्ड। मतलब इसका कहने का मतलब है कि एजुकेशन फेल हो जाता है कब, जब चिल्ड्रन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नॉलेज को जैसा रिसीव करे, जैसा उसने रिसीव किया वैसा ही वह रिप्रोड्यूस कर दे। मतलब कि उसको जो आप याद करवा दिए, जो वो रटवा दिए, उसी को वो उगल दे, ठीक है, उसी को वो रट के बोल दे। तो एजुकेशन यहाँ पर फेल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जो चीज बच्चे को 4 लाइन हम याद करवा दिए वही 4 लाइन वो रट के बोल दे। तो
क्या हुआ इससे? क्या ज्ञान का निर्माण हुआ? यहाँ तो ज्ञान के निर्माण की बात की जा रही है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। टीचर बस एक क्या है? फैसिलिटेटर। टीचर क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है। टीचर बस उसको एक हेल्प करता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में। लेकिन अगर टीचर ये हेल्प करेगा कि ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो चीज उसको याद करवा दी वो ज्यों का त्यों उस चीज को रिप्रोड्यूस कर दे, तो क्या होगा? एजुकेशन फेल हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ने जो रिसीव किया उसी को वह रिप्रोड्यूस कर दे ज्यों का त्यों, तो एजुकेशन हमारा फेल हो जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ, नहीं, मीनिंगफुल नहीं है, ये गलत चीज है। रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब हुआ कि जो चीज आप उसको पढ़ा दिए, ज्यों का त्यों पढ़ा दिए, वो ज्यों का त्यों उगल दिया, वो एक गलत बात है। ऐसा नहीं है, बच्चे को रटवाना नहीं है कि कोई चीज रटवा दिए, ज्यों का त्यों रटवा दिए और ज्यों का त्यों वो उगल रहा है, वो एक गलत चीज है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, ए एंड आर ट्रू, ट्रू नहीं, ए ट्रू एंड आर फॉल्स। हमारा पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the role of teacher and students in constructivist classroom? Constructivist classroom जो कि हमारा एनसीएफ फॉलो करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। ये क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का में टीचर और स्टूडेंट का क्या रोल होता है? बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर आर पैसिव। जहाँ पैसिव हो गया तो वो कंस्ट्रक्टिव कहाँ बचा? स्टूडेंट्स आर एक्टिव बट टीचर्स, स्टूडेंट एक्टिव है लेकिन टीचर ही पैसिव है, तो वो भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिव, टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट आर पैसिव। तो जहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव है वही है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम जहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव है। How can a teacher create an inclusive environment for learners from different caste groups in classroom? सबसे पहले जानेंगे कि इंक्लूसिव इन्वायरमेंट किसको कहते हैं। इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्या होता है? जहाँ हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, हर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर गरीब हर कास्ट, जो ये नहीं कि एक कास्ट पढ़ेगा और दूसरा कास्ट नहीं पढ़ेगा, जहाँ हर कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, डिफरेंट कास्ट ग्रुप, हर कास्ट ग्रुप के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पर टीचर को वो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट टीचर कैसे लाएगा? अब डिफरेंट कास्ट के बच्चे बैठे हुए हैं तो टीचर को इंक्लूसिव इन्वायरमेंट लाना है, इसके लिए टीचर क्या करेगा, ठीक है। By reflecting on her own stereotypes and beliefs that constant learning experiences of children, देखो ये जो है कह रहा है कि टीचर का अगर कोई ऐसा अपना बिलीफ है, स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप क्या होता है कि उसके मन में माना हुआ विश्वास है। अब कोई मान के रखा है कि नहीं ये फलाने कास्ट का है तो ये पढ़ सकता है, ये इस कास्ट का है तो ये नहीं पढ़ सकता है, इस तरह का अगर ये भी अगर किसी के दिमाग में है ना कि इस कास्ट का बच्चा पढ़ सकता है और दूसरे कास्ट का नहीं बच्चा पढ़ सकता है, तो ये भी एक तरह का क्या होता है? स्टीरियोटाइप होता है, क्योंकि हर कास्ट का बच्चा पढ़ सकता है जिसको कि सुविधा मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस कास्ट का बच्चा पढ़ेगा उस कास्ट का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। जिसको सुविधा मिलेगा वही पढ़ सकता है और जिसको सुविधा नहीं मिलेगा वही नहीं पढ़ेगा। इसमें कास्ट से कोई लेना देना नहीं होता, ये एक स्टीरियोटाइप होता है। तो अगर टीचर के दिमाग में ये बात है, ये स्टीरियोटाइप है कि इस कास्ट का बच्चा पढ़ सकता है दूसरे कास्ट का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, तो पहले क्या करना है? उसको अपने इस स्टीरियोटाइप को खत्म करना है, उसको अपने इस स्टीरियोटाइप पे ध्यान देना है कि मैंने ऐसा अगर सोच के रखा है तो ये मैंने गलत सोच के रखा है, मुझे ये सोचना है कि सब बच्चा पढ़ सकता है, तो ये एक सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? इंक्लूड डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इन क्लासरूम। डाइवर्सिटी
मतलब विभिन्नता ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इन क्लासरूम। क्लासरूम में जो है ना जितना तरह का बच्चा है, हर क्लास का बच्चा आता है, हर कास्ट का बच्चा आता है, सबके एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया जाता है। जितने भी कास्ट का बच्चा है, जितने भी तरह का बच्चा है, सबके एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया जाता है, तभी तो वो इंक्लूसिव क्लासरूम है ना। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल एथस दैट हैज ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इक्वलिटी। तो इक्वलिटी पे जोर दे, ऐसा करना ही चाहिए। ये भी एक सही चीज है, क्योंकि इक्वलिटी पे जोर देना ही चाहिए। ठीक है, अब क्या है, इनकरेज चिल्ड्रन टू अडेप्ट टू एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड करिकुलम। अब कह रहे हैं कि चिल्ड्रन जो है उसको आप कहिए, इनकरेज करिए इस बात के लिए कि जो चल रहा है क्लास में तुम उसको अडेप्ट कर लो, कभी नहीं कहना चाहिए। चिल्ड्रन के अनुसार, बच्चे के अनुसार टीचर को बदलना चाहिए, टीचर के अनुसार बच्चे को बदलने के लिए नहीं कहना चाहिए कि भैया हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, तुमको हमसे पढ़ना है तो तुम अपने आप को चेंज कर लो। ये जो टीचर कहे वो टीचर अच्छा नहीं होता है। बच्चा जिस तरह से पढ़ता है, बच्चे को जिस तरह से समझ में आता है, उस तरह से टीचर को अपने आप को बदल लेना है, तभी क्या है ये इंक्लूसिव क्लासरूम है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड किस में है, इसमें है। एक बार जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए मैं हिंदी वाला क्वेश्चन ला देती हूँ, वो वीडियो को पॉज करके हिंदी में पढ़ ले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमनिक हैज ए स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट। मतलब एक ऐसा बच्चा है, रमनिक एक टीचर है, रमनिक एक टीचर है, उसके क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, मतलब उसको आंख से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इन हर क्लास इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब ऐसे कॉन्टेक्स्ट में व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन शुड सी। अच्छा, रमनिक एक लड़का टीचर नहीं, एक मैडम है। ठीक है, व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन शुड सी मेक इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अब रमनिक एक टीचर है, उसके क्लास में एक बच्चा है, मतलब स्टूडेंट है जो आंख से नहीं देख सकता है, तो उसको क्या, रमनिक को स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए। एक टीचर है जिसके क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको आंख से दिखाई नहीं देता है, तो उस टीचर को उस बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। कहाँ, इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम का क्या मतलब होता है, बच्चे के अनुसार सुविधा देना, बच्चे को जो सुविधा चाहिए वो आप उसको सुविधा दीजिए। अब वो देख नहीं सकता है, तो देखें टीचर को क्या करना चाहिए, यूजिंग ए वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। अब वो देख ही नहीं पा रहा है, तो आप उसको विजुअल प्रेजेंटेशन दिखा के क्या करेंगे। जब वो उसको देखने में ही दिक्कत है तो आप उसको देखने वाली चीज दिखाएंगे। विजुअल प्रेजेंटेशन मतलब होता है जो दिखाई देता है, टीवी, ये क्या कहते हैं इसको, प्रेजेंटेशन जिसको आंख से देखा जाता है, तो उसको जो खुद आंख से देखने में ही एबल नहीं, उसको आप विजुअल प्रेजेंटेशन तो नहीं दिखा सकते। प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ प्रिंट बुक्स, उसको प्रिंट बुक क्यों दिखाएंगे जब वो आंख से ही देखने में सक्षम नहीं है। तो गिविंग लॉट ऑफ स्मॉल प्रिंट, अब वो देख ही नहीं रहा तो उसको छोटा प्रिंट वाला क्यों दिखाएंगे भाई, बड़ा बड़ा प्रिंट रहे तो शायद कुछ दिख भी जाए, जब उसको आंख में ही दिक्कत है। तो अगर बहुत लार्ज प्रिंट रहे तो शायद कुछ दिख भी जाए, स्मॉल प्रिंट में बेचारे को क्या दिखेगा। मेकिंग यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल सच एज 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स। तो ये हमारा सही आंसर है, टेक्टाइल मटेरियल। टेक्टाइल मटेरियल कहते हैं, टेक्टाइल मटेरियल मतलब जिसको आप टच फील कर सकते हैं, तो जो कि 3 डायमेंशनल हो। 3 डायमेंशनल 3D सुनते हैं ना, 3D, तो 3 डायमेंशनल जिसको कि वो छू के अच्छे से, अब उसको आंख से में तो दिक्कत है लेकिन बाकी सेंस तो उसके काम कर रहे हैं ना, वो हाथ से छू के दिमाग से समझ सकता है चीजों को, तो उसको क्या करेंगे, टेक्टाइल मटेरियल दिखाएंगे जो 3 डायमेंशनल है, तभी वो पढ़ सकेगा। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Rina always thinks of varied solution for any problem given in the class. This is a characteristic of. रीना जो है किसी भी प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन सोचती है। कोई भी प्रॉब्लम है तो रीना उसका ये भी सॉल्यूशन निकाल देगी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। उसके पास एक प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन है रीना के पास। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब एक प्रॉब्लम के लिए कोई बहुत सारा सॉल्यूशन निकालता है तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट। वो हर तरह से सोच सकता है। इस जिसके पास डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है उसी के पास क्रिटिकल थिंकिंग होता है। और ये है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट किसको कहते हैं? जब हर सॉल्यूशन का हर सॉल्यूशन का एक ऑप्शन, आपके पास 4-5 ऑप्शन दिया, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। जब 4-5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है तो वो क्या आता है? डाइवर्जेंट। लेकिन जब एक ही प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन वो सोच लेती है तो वो क्या होता है? डाइवर्जेंट। किसी भी प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन जो सोच सके उसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब बहुत तरह से सोच पाती है वो। ठीक है, हिंदी में अब सारी, जो कि समझ में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू राइट्स 61 एज 16। राजू जो है वो 61 को 16 लिख देता है एंड ऑफन गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द लेटर्स बी एंड डी। देखो इसमें क्या है, बहुत सारे लोग जो है इसको डिस्ग्राफिया मान लेते हैं, लेकिन ये है क्या? ये है डिसलेक्सिया। और सीटेट ने भी इसका आंसर डिसलेक्सिया माना है और मैं भी इसका आंसर डिसलेक्सिया ही बताऊंगी। अब बताती हूँ कि क्यों है डिसलेक्सिया। इसलिए है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा समझ नहीं पाता है। वो बी और डी में अंतर को समझ नहीं पाएगा। जब वो बी और डी में अंतर को समझ नहीं पाएगा, वो बी को डी पढ़ देगा और डी को बी पढ़ देगा। 61 को 16 पढ़ देगा और 16 को 61 पढ़ देगा। तो जब वो पढ़ने में गलत करेगा तो ऑटोमेटिक है कि जो पढ़ेगा गलत तो वो लिखेगा गलत, है ना? तो ये डिसलेक्सिया। लेकिन अगर ये गेट कंफ्यूज्ड वाला लाइन ना देकर सिर्फ लिखने वाला लाइन देता, राइट वाला लाइन देता, तब इसका आंसर डिस्ग्राफिया होता। लेकिन यहाँ लिखने के साथ साथ क्या दिया है कि वो कंफ्यूज हो जाता है, बी और डी में कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम कैन बेनिफिट फ्रॉम। स्पेशली एबल्ड किसको कहते हैं? पहले ऐसे बच्चे को विकलांग कह दिया जाता था, लेकिन अब ऐसे बच्चे को विकलांग कहना मना है। अब आप इसको विकलांग नहीं कहेंगे, दिव्यांग कहेंगे। मतलब वो डिसेबल्ड नहीं है, क्या है? स्पेशली एबल्ड। स्पेशली एबल्ड मतलब उसका कोई एक अंग खराब है, लेकिन उसका सारा अंग खराब नहीं है, वो किसी दूसरे तरह से एबल है, स्पेशल तरीके से एबल है। उसके हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, आंख में प्रॉब्लम, कहीं किसी एक जगह प्रॉब्लम, लेकिन उसका दिमाग सही सलामत है, तो उसी को कहते हैं स्पेशली एबल्ड। अब कोई चिल्ड्रन है जो स्पेशली एबल्ड है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम कैन बेनिफिट फ्रॉम। ठीक है, अगर किसी इंक्लूसिव क्लासरूम में कोई स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन है तो वो उसको कैसे बेनिफिट मिलेगा? सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल। इंडिविजुअलाइज्ड गोल मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब एक एक आदमी, इंडिविजुअल मतलब एक एक बच्चा। जब एक एक बच्चे के नीड का ध्यान रखा जाएगा तो ऐसे बच्चे के नीड का तो ध्यान रखा ही जाएगा। एक एक बच्चे के नीड का ध्यान रखा जाएगा तो ऐसे बच्चे का ध्यान रखा ही जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड गोल मतलब एक एक बच्चे का ध्यान रखना, एक एक बच्चे के जरूरत के अनुसार काम करना। ठीक है, कॉम्पिटेटिव, जहां भी कंपटीशन वर्ड आ जाए, कंपटीशन वर्ड हमेशा निगेटिव। कंपटीशन नहीं कराना है बच्चों में कोऑपरेशन कराना है, बच्चों में एक दूसरे को सहयोग कराना है कि आप एक दूसरे को सहयोग करके सीखिए, कोऑपरेटिव बनिए, लेकिन कंपिटिटिव नहीं बनिए, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करिए। जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, चलो मैंने तो वीडियो देख लिया, अब मैं तो जान ही गया हूँ, मैं दूसरे को क्यों शेयर करूँ,
दूसरे को शेयर करूंगा तो वो भी जान जाएगा ना, ये एक बहुत गलत बात है। अगर आप जान गए हैं तो कोऑपरेशन करिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ताकि आप जो जान गए वो दूसरा भी जान सके। ठीक है, हमेशा कोऑपरेटिव लर्निंग होना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग, कॉम्पिटिटिव लर्निंग बहुत ही गलत चीज है। ठीक है, और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस मतलब होता है सबके लिए एक जैसा इंस्ट्रक्शन। इंक्लूसिव क्लासरूम में स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं चलता है, यहाँ इंडिविजुअल गोल पे ध्यान दिया जाता है, हर बच्चे के जरूरत के अनुसार। और स्टैंडर्ड मतलब हर तरह के बच्चे हैं, लेकिन टीचर हर तरह के बच्चों के लिए एक ही रूल अपना रहा है, वो होता है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये एक गलत बात है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड ये हमारा आंसर हो गया। तो अब आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग कोऑपरेटिव बनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कंपटीशन की भावना नहीं रखनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।